बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 टेंथ क्लास की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है। आपको मैं याद करवाता चलूँ, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और उससे मुतालिक जो एक मैस स्प्रिंग सिस्टम की एग्ज़ाम्पल थी, जो कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके साथ कई शॉर्ट क्वेश्चंस एसोसिएटेड हैं, वो हमने डिस्कस किए। और मेरे दोनों जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, उसके अंदर वो डिटेल के साथ मौजूद है। अगर उससे मुतालिक भी अगर किसी बच्चे को कोई बात क्लियर नहीं है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। और आज जो हमारा आज का लेक्चर है वो बुनियादी तौर पे वो डेफिनेशंस हैं, जो कि हर डेफिनेशन अलग अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं और पता भी होना चाहिए कि ये जो सारी आज हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आप सब को अब समझ आ गई होगी, आई एम श्योर, कि किसी मरकज़ी मुकाम के आगे पीछे जो हरकत है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, या जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। दिस इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल पेंडुलम, मैस ऑसिलेटिंग स्प्रिंग सिस्टम, आगे इसी बुक के अंदर 10th क्लास में एक वो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, वो भी हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेंडुलम वाली एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करनी है। तो इससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतालिक हैं। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे आपके सामने वही सिस्टम ड्रॉ करता हूँ जिसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन मैंने बताया था कि ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ओके, आपने जैसे ही इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, ये ए पोजीशन पर आ जाएगा, और जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स करेंगे ये बी पोजीशन पर आ जाएगा जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है, और दोनों तरफ इक्वल फासला जो है वो कवर करेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पहली डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन से किसी भी तरफ का फासला, किसी भी तरफ का फासला किसी भी लम्हे के ऊपर, उसको हम इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हु इज executing simple harmonic motion from either side of the mean position is called displacement and it is measured in meter। मैं दोबारा बताता हूं कि मरकजी मुकाम से किसी भी तरफ का जो फासला है किसी भी लम्हे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर बॉडी ने यहां तक कोई फासला तय किया तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों तरफ, चाहे वो इधर है, कोई भी फासला किसी भी लम्हे उसने जो तय किया है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट which is executing simple harmonic motion from either side of the mean position is termed as displacement of that object। okay, डिस्प्लेसमेंट की आपने डेफिनेशन 9 क्लास में भी आप बच्चों ने पढ़ी होगी। मेरे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो कि 9 क्लास के होंगे उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मीटर के अंदर हम मेजर करते हैं। अब बात आती है एम्पलीट्यूड क्या होता है। मैं इसी को समझाने के लिए दोबारा आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी एग्जांपल को। ये है मीन पोजीशन। वो मैंने कहा किसी भी लम्हे जो फासला बॉडी ने कवर किया
वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, मीन पोजीशन से जो ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। I would like to repeat it again. The maximum displacement from the mean position of either side of mean position is termed as amplitude। यानी कि मरकजी मुकाम से ज़्यादा फासला, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और एम्पलीट्यूड को x के साथ आपकी बुक में शो किया जाता है। फर्स्ट ईयर में जब मैं इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, बच्चे फर्स्ट ईयर लेक्चर्स का भी वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्द मैं उसको अपलोड करूंगा। फर्स्ट ईयर के ये दोनों चीज़ें, इसको डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पे x के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और एम्पलीट्यूड को x नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने एम्पलीट्यूड को आपकी बुक में जो है 10th क्लास में उसको x के साथ जाहिर किया गया है। दोबारा बताता चलूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी कि अगर ये मीन पोजीशन है, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए मीन पोजीशन से जो से ज्यादा फासला होगा दोनों तरफ का। अगेन मैं यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, इलास्टिक लिमिट के इनसाइड रहते हुए जो मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। और इसको x के साथ हम यहाँ शो करते हैं और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट होता है वो है मीटर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड करना ज़रा इजी है, इतना टफ नहीं है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। इससे भी पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फिनोमेना है कि वो किस तरह मरकजी मुकाम के आगे पीछे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। इसके साथ में आपको जो दूसरी एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम वाली, उसको एलेबोरेट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कर लें, आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि इस वक्त ओ पोजीशन पे है। ओ पोजीशन जो है वो मरकजी मुकाम है इसका, यानी कि मीन पोजीशन है। आप जैसे ही इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये ओ से ए पर आ जाएगा, ए से फिर ये जाएगा ओ पे और उसके बाद वापस बी पे, और इस तरह ये अपना चक्कर जो है वो जारी रखेगा। अब हमने डिफाइन करने जा रहे हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन, यानी कि मरकजी मुकाम के गिर्द पूरा एक चक्कर, उसको नाम दिया जाता है वाइब्रेशन का। जैसे वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कहां मुकम्मल होगी इसको अंडरस्टैंड करना आपने। ओ से ऑब्जेक्ट गया ए पे अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ए से ये वापस आया ओ पे, और ये आपको पता है कि मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं, इस बात को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसका जवाब वहां मौजूद है। ये यहां रुकेगा नहीं। ओ से ये फिर जाएगा बी पे और बी से ये वापस आएगा ओ पे। तो जब ये ओ से ए पे गया, ए से ओ पे आया, ओ से बी पे गया और वापस बी से ओ में आया, ये जो कंप्लीट पूरे का पूरा, यानी कि जहां से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, पूरा चक्कर मुकम्मल करने के बाद ये वहीं पे वापस आ जाता है, तो तब एक वाइब्रेशन जो है वो मुकम्मल होती है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट राउंड ट्रिप अबाउट द मीन पोजीशन। अबाउट मीन मरकजी मुकाम के आगे पीछे जो पूरा एक चक्कर है उसको एक वाइब्रेशन या इसको ऑसिलेशन भी कहा जाता है। तो मैं रिपीट करता हूं बात को। तस्वीर के मुताबिक ओ से ए, ठीक है, ए से ओ,
ओ से बी और बी से वापस ओ, ये जो पूरा एक चक्कर बनेगा, ये सारा का सारा यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ गया, तो इसको हम कहते हैं एक वाइब्रेशन मुकम्मल हो गई है। बास लोग समझते हैं कि ओ से ए गया और ए से वापस ओ पे आ गया तो ये वाइब्रेशन मुकम्मल। ये वाइब्रेशन मुकम्मल नहीं हुई, ये हाफ वाइब्रेशन होगी। तो वाइब्रेशन क्या है दरअसल? कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट द मीन पोजिशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन, यानी कि मरकजी मुकाम के आगे पीछे जो पूरा एक चक्कर है इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। आई होप सो कि आपको वाइब्रेशन का क्लियरेंस होगी। अगर इस दौरान फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब अगली डेफिनेशन आती है टाइम पीरियड। अब आपको अगर वाइब्रेशन समझ आ गया है तो इस दौरान इस वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में कोई वक्त भी लगता होगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं सपोज करूं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो ओ से ए पे गया है, मैं साथ ही स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूं। मैंने नोट करना है कि कब ये पूरा चक्कर मुकम्मल करने के बाद वापस ओ पे आएगा, यानी कि इसको एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में कितना वक्त दरकार होगा। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है तो ज़मीन को अपने एक्सिस पर घूमने के लिए 24 आवर्स का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वो उसका क्या है, 24 आवर्स, वो एक उसका टाइम पीरियड है जिसमें वो अपना एक चक्कर अपने मरकज़ के गिर्द जो है वो मुकम्मल करती है। ओके, बिल्कुल इसी तरह जो टाइम पीरियड है, यहाँ टाइम पीरियड को हम ये डिफाइन करते हैं कि मरकजी मुकाम के इर्द गिर्द एक वाइब्रेशन पूरी करने के लिए जो वक़्त दरकार होता है उसको वाइब्रेशन, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। हम इसको इंग्लिश में इस तरह डिफाइन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब आपको ये चीज़ अंदाज़ा होगी कि वन वाइब्रेशन कब होती है। वो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि एक वाइब्रेशन कब होती है, और उस एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जो टाइम दरकार होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड का नाम दिया जाता है। और टाइम पीरियड का जो सिस्टम इंटरनेशनल में जो सिंबल है, या वैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल टी, और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। इसको सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। देखें, फ्रीक्वेंसी का जो डेली एवरीडे लाइफ में जो मतलब दिया जाता है, रेपिटिशंस, कि कितनी बार कोई अमल दोहराया जा रहा है। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतलब लिया जाता है, वो उससे ये मुराद है कि कोई अमल अगर वकूअ पज़ीर हो रहा है तो उसका एक ख़ास टाइम के अंदर कितनी दफ़ा वो अमल दोहराया जा रहा है। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, के एक लम्हे में वो कितनी दफ़ा अमल दोहराया जा रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो इस अमल को बार बार जो कि दोहराया जा रहा है वो क्या है, वो दरअसल वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन है जो कि हर सेकंड के बाद वो रिपीट हो रही है, हर एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट हो रही है। अब एक ड्यूरेशन में, एक ख़ास ड्यूरेशन में वो कितनी बार वो अमल रिपीट हो रहा है। जैसे मैंने पहली बात की कि फ्रीक्वेंसी से मुराद कि ख़ास लम्हे में कोई अमल कितनी बार वकूअ पज़ीर हो रहा है, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यहाँ पे वाइब्रेशन है, एक सेकंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद है, एक सेकंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि नंबर ऑफ vibrations in 1 second is called frequency। यानी कि एक सेकंड में जो वाइब्रेशंस की तादाद है
उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। इसको स्मॉल f के साथ शो किया जाता है और सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट होता है हर्ट्ज और सिंबल इसका होता है HZ। तो दोबारा बताता चलूं, ये सारी एक इसको समराइज कर दूं। डिस्प्लेसमेंट के किसी भी मीन पोजीशन से किसी भी तरफ का जो किसी भी लम्हे फासला है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वाइब्रेशन कहते हैं एक कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से जो एक पूरा कंप्लीट चक्कर है उसको वाइब्रेशन कहा जाता है। टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि ऐसा वक्त जो कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए दरकार होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और उसी एक वाइब्रेशंस में और उसी टाइम में जो वाइब्रेशंस की तादाद है 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, जितनी भी एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद है वो अक्सर में क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट चीज़ इसमें मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे वो है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। Relationship between time period एंड फ्रीक्वेंसी, कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या रिलेशन है। याद रखना है कि ये दोनों जो होते हैं ना वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। T इक्वल टू 1/f या F इज इक्वल टू 1/t। दोबारा बताना चलूँ, अगर इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ भी आ जाता होता है कि फ्रीक्वेंसी, और न्यूमेरिकल भी है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी कि जी एक सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। बड़ा आसान है, सिंपल, आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें, 1 के साथ उसको डिवाइड करें, टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड गिवन हो, टाइम पीरियड की वैल्यू इसमें पुट करें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगेन बताना चलूँ कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द टाइम पीरियड एंड इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये था आज का हमारा जो एक जो डेफिनेशंस हैं एसोसिएटेड हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। एंड मैं आपसे 2 क्वेश्चंस आज लीव करूँगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। एक, जिस तरह आपने पहले पोल में हिस्सा लिया कि उसमें आपने बताया कि अगर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं, जो पिछला एक 10th क्लास का मैंने क्वेश्चन था उसमें आपने देखा कि कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसकी मैंने कल एक आंसर भी उसका बता दिया। मेरी कल की भी जो वीडियो है उसमें हमने ये प्रूव किया कि स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जो है, अगर हम मैथ्स को डबल करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स के लिहाज से जो टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह मैं 2 क्वेश्चंस आज और आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इधर लिख भी देता हूँ और वहाँ पे भी मैं अब पूछ लूँगा आपसे, आप उससे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं जो नई वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगा। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को नोट करना तो कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ frequency
and time period. Second one, if A is an amplitude of an object, executing simple harmonic motion, what will be its displacement and distance during one vibration. So these are two questions. मैं एक बार पहला तो ये है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है। दूसरा ये है कि ए एम्पलीट्यूड है उस ऑब्जेक्ट का जो कि सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। आपने बताना है पूरी एक वाइब्रेशन में उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आई होप सो कि आप इनका जवाब देने की कोशिश करेंगे ये, और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने खुद कोशिश करनी इसका जवाब देने की। कोई क्वेश्चन हो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जितना हो सकता है उन बच्चों तक फैलाएं जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकते, अकेडमी में नहीं जा सकते। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको घर बैठे कोचिंग की सहूलत मुयसर होगी। और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। अल्लाह।